ओके, सो वी आर बैक विद अनदर स्टडी प्लान फॉर ओ लेवल इंग्लिश। हमारा इंग्लिश का P1 6 मई को है एंड P2 27 अप्रैल को है। तो हम अब देख लेते हैं हमारे पास टाइम कितना रिमेनिंग है। टाइम तो ऑलरेडी बहुत है एंड जिन बच्चों की बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं है वो भी अगर इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो वो ईज़िली ए या ए स्टार स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज का पेपर है, इतना ज़्यादा कुछ करने वाला काम होता नहीं है। सो ये जो ग्रीन स्पॉट्स आप देख रहे हो ये है ट्यूसडे एंड थर्सडे वाले दिन जिसमें आपने ईयरली सॉल्व करना है इंग्लिश का। सो इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर फंसते हैं और ऐसे के अंदर थोड़ी बहुत गलती करते हैं, वो बेसिक ग्रामर की गलती होती है, बेसिक उनकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर की गलती होती है एंड ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर नहीं होता, कहीं से बात कहीं जा रही होती है और आर्गुमेंट के अंदर ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो उनको प्रैक्टिस करने का, उनको फोकस करने का आपके पास जो प्लान है वो उस तरीके से है कि इफ़ यू आर इन O2, अगर आप O2 के अंदर हो और अगर आप 3 सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश भी दे रहे हो तो आपको बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश भी मैनेज करना होगा। ऑलराइट, सो हमारे पास ईयरली के लिए कितने दिन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डेज़ फॉर हमारे पास हैं ईयरली करने के लिए। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें जल्दी से तो पेपर 1 एंड पेपर 2। सो अगर हम इसको और डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं कि 7 डेज़ अगर आप P1 के लिए रखते हो और 7 डेज़ अगर आप P2 के लिए रखते हो। सो आई गेस अगर आप सब चीज़ पढ़ चुके हो और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप ए स्टार के लिए ईज़िली जा सकते हो। आ जाते हैं P1 और P2 में क्या फ़ोकस करना है। P1 के अंदर हम क्या फ़ोकस करेंगे? रीडिंग का पेपर होता है तो उसके अंदर हम अपनी कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करके। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, पास पे सॉल्व करेंगे एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आंसर्स, पहली टिप आपने क्या करना है कि कॉपी नहीं करने, आंसर्स कॉपी नहीं करने। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आंसर्स कॉपी नहीं करने। आपने अपने ओन वर्ड के अंदर जितना हो सके आपने आंसर करना है। एंड सबसे अच्छी ज़्यादा इसकी टेक्निक ये होती है, सबसे अच्छी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने वाला बंदा ये टेक्निक यूज़ करता है कि पहले वो पैसेज को पढ़ लेता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर सही से लिखूँ तो मैं लिखूँगा रीड पैसेज फर्स्ट। ठीक है, पैसेज फर्स्ट। ओ आई एम सॉरी, गलत लिख दिया। हम लिखेंगे रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, आपके पास पेपर आया, आपने पेपर खोला, आप पैसेज पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, आप पहले क्वेश्चन पे जाओगे ताकि आपको एक छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पैसेज किस बारे में है। ठीक है, पैसेज हमसे पूछ क्या रहा है। एंड ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि राइटर का ओपिनियन, ठीक है, राइटर आपको क्या सजेस्ट करना चाह रहा है एंड राइटिंग की टोन से आप क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेनली ये क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कहानी किस तरह जा रही है। देन आप पैसेज पे आओगे, आप पैसेज पढ़ोगे तो ऐसा होता ही है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ के जब पैसेज पे आते हो तो आपको हाईलाइट हो जाता है। लेट्स सपोज आपके पास पैसेज था, आपने क्वेश्चन पढ़ा और वहाँ पे कोई आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप जब दोबारा पैसेज पढ़ने आ रहे हो तो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि अच्छा ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आपका इससे टाइम बचता है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आप जब करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी। सो जो कि प्लस पॉइंट है हमारे पेपर के लिए कि हम ए स्टार सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्टार ले सकें। सो बेसिकली हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम इन 7 दिन के अंदर जो हम ईयरली करने बैठेंगे P1 के, तो हम कॉम्प्रीहेंशंस पे ज़्यादा फोकस करें, उससे हम वोकेबलरी अपनी अच्छी करें एंड जितना हद तक हो सकता है हम अपने ओन वर्ड्स के अंदर जो है आंसर्स को लिखें। आ जाते हैं P2 के अंदर। P2 होता है राइटिंग का पेपर। इसके अंदर हमने क्या फोकस करना है, इसके अंदर हमने ऐसे की वर्ड लिमिट पूरी करनी है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अननेसेसरी चीज़ें लिखने पे आ जाते हैं जस्ट बिकॉज की वर्ड लिमिट पूरी करनी है, तो आपने ये नहीं करना। ईज़िली आपने क्या करना है, आप एक भी 4 में से
4 क्वेश्चंस होते हैं ना सेक्शन 2 में से, उसमें से आपने कोई से भी एक लेना है एंड उस एक लेने के बाद आपने एक सेलेक्ट कर लेना कि मैं डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूँ, नैरेटिव लिख रहा हूँ या आर्गुमेंटेटिव लिख रहा हूँ। उस टॉपिक के बारे में आपने माइंड मैप बना लेना है कि मैंने ये पॉइंट्स अपने ऐसे के अंदर इंक्लूड करने हैं। देन आप उसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो कि नहीं ये सेंस नहीं बना रहा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे आपके पास एक कह सकते हैं कि एक माइंड में आपके इमेज होगी कि आपने उस तरीके से अपने ऐसे को लेकर चलना है। अगर आप एक पॉइंट मिस कर जाते हो तो वो आगे आप उसको कैरी कर सकते हो। ये लिख लेना, माइंड मैप बना लेना एक टेक्निक यूज़फुल इसलिए है क्योंकि बच्चे ऐसे लिखते लिखते भूल जाते हैं कि हमने लिखना क्या था। ठीक है, तो आप पहले से एक माइंड मैप बना लो ताकि आपके लिए ईजी रहे। अच्छा, लिमिट की बात हो गई। पेपर 2 के अंदर और क्या होता है, हमारे पास ईमेल आ जाती है, हमारे पास स्पीच आ जाती है और हमारे पास आई गेस ये 2 चीज़ें होती हैं जिसको हमने कम 2 टेक्स्ट होते हैं उसको कंपेयर कह रहा हूँ, उनको मर्ज करके आपने लिखना होता है कि इन योर ओपिनियन आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। सो उसमें भी वर्ड लिमिट हमें ख्याल रखना है। एंड एक चीज़ जो हमें ख्याल रखनी है वो ये है कि क्लियर आइडियाज़। ठीक है, कोई ऐसी बात ना हो कि आप व्यू ए के बारे में लिख रहे हो लेकिन पता चले कि आप व्यू बी के सपोर्ट में भी लिख रहे हो। सो आपने क्लियर आइडियाज़ देना है। इफ़ यू आर सपोर्टिंग व्यू ए और व्यू बी तो उसमें आप अपने क्लियर अपना आइडिया ज़ाहिर करोगे अपनी राइटिंग के अंदर। ठीक है, सो इंग्लिश के अंदर आई गेस दैट्स इट। और हमारे पास कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पेपर 1 में हमने ये चीज़ फोकस करनी है, ऑलराइट। पेपर 2 के अंदर ये करना है। एंड 27 को आपको पेपर 2 है राइटिंग का, आप लोग ईजिली कर लोगे। देन 6 मई तक हमारे पास P1 का टाइम बचता है। सो आप इन रिमेनिंग डेज़ में भी जो हो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड फॉर एनी क्यूरी एनी क्वेश्चंस आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारे ट्यूटर लिंक का जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे भी डेली अनाउंसमेंट पोस्ट आ रही होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। एंड इफ़ एनी वन वॉन्ट्स कि वो जो है अपना आंसर चेक करवाए, अपना ऐसे चेक करवाए मुझसे, तो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है, हमारे पॉसिबल सेशन को भी ज्वाइन कर सकता है। सो आई गेस इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर O लेवल इंग्लिश। आई विश यू लक।